मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ना ही अपने पिता को। तुम्हें ऐसे परेशान कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और अपने पिता को बिजनेस में इतना नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो मुझसे माफी मांग लेंगे। आभा का दिल बुरी तरह से कांप उठा था। उसने दोनों हाथ खुद में समेट लिए थे, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। सावन ने उसे बड़ी बुरी तरह से घूरा था। जाओ ये कपड़े बदलो, ये छन छन की आवाज से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। समझ नहीं आती तुम्हें? उसकी आखिरी शब्द सख्ती के साथ, और उसमें बड़ी अजीब सी नफरत शामिल थी। आभा की सांस रुकने लगी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद सफाई देना चाहती हो, मगर सावन उसे घूरते हुए तेज आवाज में बोला, जाकर बदलो ये सब। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये कहते ही वह उसके बाजू को सख्ती से थाम गया। उसे ड्रेसिंग रूम के तरफ धकेलने लगा था। आभा के कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब आभा की शादी सावन से उसके पापा की अंतिम इच्छा के हिसाब से हुई थी। सावन राजपाल का इकलौता संतान था। राजपाल के कई लड़कियां थी। राजपाल ने अपनी सारी लड़कियों को ब्याह दिया था। उनका इकलौता संतान अभी कमारा था, लेकिन उनके साथ जो हादसा हो गया था, उस हादसे ने उन सबको हिलाकर रख दिया था। राजपाल यादव के दोस्त की मृत्यु हो गई थी। ये दोनों दोस्त आपस में इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाले थे, लेकिन अचानक ही उनके दोस्त अरविंद की मौत हो गई थी, और उस मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। उनके दोस्त ने मरते मरते अपनी बेटी का हाथ सावन के हाथ में देने का वादा किया था, और आज उसी वादे को उन लोगों ने निभाया था। और हॉल में बैठकर सभी बहुत परेशान थे और सावन का इंतजार कर रहे थे। सोफे पर बैठे कब से ये दोनों बातें कर रहे थे। जब दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई तो वे दोनों बाप बेटे एक दूसरे को बड़ी आश्चर्य से देखने लगे। अगले ही पल दरवाजा खुला था और जो सामने से चलकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता सावन अंदर आया। कोट पैंट पहने इतना हैंडसम उसे देखकर मालूम हो रहा था कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस मिशन पर काम कर रहा हो। हाथ में मोबाइल, आंखों में वही पुराना जिद भरा हुआ था। उसने बिना पैर छुए, बिना कोई बात किए सोफे पर जाकर बैठ गया था। जैसे उसे यहाँ आना तो पड़ा है, मगर दिल अभी तक दरवाजे पर खड़ा झिझक रहा हो। राजपाल ने अपने मूंछों को तेजी से ताव दिया और उसके तरफ देखते हुए बड़े ही सावधान शब्दों में बोले थे, तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था। उनकी आवाज़ भारी थी मगर कंट्रोल में थी। यहाँ पर मीटिंग कब की खत्म हो चुकी है, तुम अब आ रहे हो। ऐसी मीटिंग रखने की ज़रूरत ही क्या थी? कितनी फालतू लड़कियों को बुलाया था तुमने। कितनी मुश्किल से मैंने घर की औरतों को अंदर भेजा था। आइंदा मेरे हवेली में ऐसी औरतें दाखिल नहीं होनी चाहिए। और तुम अपना बताओ कहाँ थे? उनके शब्दों के आग से पल भर में कमरे की हवा बिल्कुल रुक सी गई थी। सावन अपने हाथ से मोबाइल मेज पर फेंकते हुए बोला, मैं सिगरेट पी रहा था, इसलिए देर हो गई। मैंने भी आपको मना किया था कि आप मेरी शादी एक अनचाही लड़की से ना करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर आप क्यों ये उम्मीद करते हो कि मैं आपकी बात सुन लूँगा? एक पल को कमरे का माहौल और तनाव और गहरा हो गया था, जैसे हवा रुक सी गई हो। राजपाल साहब की आंखें तंग हो गई थी। वे उसको देखते हुए सख्त शब्दों में बोले, क्या क्या हो गया है तुम्हें? सावन, आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी आग लगी है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकता? जिससे तुम्हारी शादी करवाई वे लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात यह है खूबसूरत है। और एक लड़की होने के लिए ये काफ़ी है। और क्या कमी है उसमें? रंग रूप अच्छा है, घरेलू लड़की है, संस्कारी है। गरीब है तो उसमें उस लड़की की क्या गलती है? कौन सा तुम्हें उसका पैसा चाहिए था? तुम्हारे पास अपनी खुद की इतनी दौलत है, तुम कोई भिखारी थोड़ी हो। सावन सीधा होकर बैठा, मगर अब भी शब्दों में बहुत थकावट थी। अपने जज्बात दबाए हुए मगर हर शब्द चुभता हुआ बोल रहा था, पापा, आपने जिंदगी के फैसले इंसान खुद करता है। आपने एक गरीब लड़की से मेरी शादी करवा दी। पता नहीं कहाँ से आपका दोस्त आ गया जो मरते वक्त आपसे कोई वादा कर गया था। ठीक है, मैंने शादी कर ली है, लेकिन कम से कम मुझे इस चीज़ का समझने का थोड़ा टाइम तो देते। ऊपर से मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई, और शादी के दिन ही उस लड़की की विदाई भी करवा ली। उसे मेरे घर ले आए और अब मेरे कमरे में बिठा दिया है। ये कहाँ का रिवाज है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे उसका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ज़माने में चलने के लिए एक स्टैंडर्ड ज़रूरी होता है जो उस लड़की के पास नहीं है। और ऊपर से मम्मी कह रही थी कि पोता पोती चाहिए। आखिर हुआ क्या है आप लोगों को? मेरी शादी किसी से भी हो सकती थी।
अगर आप लोगों को मेरी शादी का इतना ही शौक था तो सिर्फ एक बार कहते, मेरी एक बार शादी के प्रपोजल पर 100 लड़कियां तैयार हो जाती। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए क्या चुना? एक गरीब लड़की जिसका कोई स्टेटस नहीं है। मोहन पाल ने आगे झुककर तीखे शब्दों में कहा। सावन, किस तरह बात कर रहे हो? पापा हैं तुम्हारे, तमीज से बात करो। कुछ संस्कार होते हैं शब्द बोलने के लिए, इतने भी तीखे मत बनो। सावन ने एक कड़वी हंसी दी थी। दादाजी, आप बीच में ना ही बोलो तो ठीक है। वैसे तो आप मेरे हमेशा बहुत करीब रहे हो और दोस्त बनने का नाटक करते हो, लेकिन जब बात मेरा साथ देने का आया तो आप अपने बेटे के साथ खड़े हो गए हो। आपको अपना बेटा ही नजर आया था ना? तो अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मोहनलाल जी एक पल को सुन रह गए थे। कमरे में बिल्कुल चुप्पी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हो। राजपाल ने गहरी थकी हुई सांस ली। तुम मुझे ये बताओ, करना क्या चाह रहे हो तुम? सावन के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि वह इस सब से तंग आ चुका है। सर उठाए राजपाल ने गहरी थकी हुई सांस ली। वह उगताए हुए शब्दों में बोला, मैं उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे वो नहीं चाहिए। उसे मेरे कमरे से अभी के अभी निकालो। मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। उसके शब्द जैसे हवा में तीर बनकर लटक गए थे। और ज़्यादा कुछ कहता उससे पहले कि राजपाल साहब दहाड़ कर बोले, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं सावन। तुम इस रिश्ते को निभाओगे, उसे पत्नी का अधिकार भी दोगे, उसके साथ जिंदगी भी बिताओगे और हाँ, हमें पोता पोती भी दोगे। बस बहुत हो गया, तुम हमेशा अपनी मर्जी करते आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। इस घर में मौजूद वह लड़की एक इंसान है, जानवर नहीं, जिसे तुम स्वीकार न करने का दावा कर रहे हो। इस घर में उस लड़की का सबसे गहरा रिश्ता तुमसे है, तो ठीक होगा अपनी हद में रहो। शब्दों का चुनाव ठीक से करो। सावन के चेहरे पर गुस्सा और ज़्यादा गहरा हो गया था। एक अनजानी लड़की के लिए आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो? राजपाल की आवाज़ एकदम तेज हुई थी। वह अनजानी नहीं है, वह अब इस परिवार की बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है और उसकी इज्जत और मान सम्मान करना अब हम सब का कर्तव्य है। अब मेरी जिम्मेदारी है और तुम अगर हमारी जिम्मेदारी से परहेज करने की कोशिश करोगे तो भगवान की कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावन की आंखों में पल भर में हैरानी दिखाई दी थी, जैसे पहली बार उसे हकीकत के बीच वजन महसूस हुआ हो। मगर अगले ही पल वह डर कर पीछे हट गया था। राजपाल हाथ उठाकर गुस्से से बोले, अब जाओ यहाँ से सावन। अभी मेरे गुस्से की हद तुम नहीं जानते हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ और रिश्तों को कैसे जोड़कर रखा जाता है ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। कमरे में एक भारी चुप्पी उतर आई थी। सावन ने अपने माँ की आंखों में कुछ पल घूर कर देखा। गुस्से, बेबसी, चोट, सब कुछ इकट्ठा था। फिर वह बेआवाज उठ खड़ा हुआ, अपना मोबाइल जेब में डाला और बिना कुछ शब्द कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। कमरे से जाते हुए सब उसके पीठ को देखते रह गए, मगर कदमों का बोझ था। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ बंद हुआ। हॉल के सोफे पर सिर्फ बड़े बूढ़ों की गहरी सांसों की आवाज़ रह गई थी। दूसरी तरफ उसके कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी जल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरा पूरा ख़त्म करने की हिम्मत नहीं की हो। पर्दे आधे खुले थे। मौसम बिल्कुल अपने सुनहरा रंग दिखा रहा था। सिर्फ बाहर की चुप्पी महसूस हो रही थी। कमरे के बीचों बीच बेड के किनारे पर आभा चुप से बैठी थी। रेड कलर के लहंगे में उंगलियां आपस में दबोच रखा था। आंखें झुकी हुई थी, सांस बेकाबू और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह किसी नामालूम फैसले के इंतजार में बैठी हो। वह गरीब नहीं थी, मगर हालात ने उसे बेहद छोटा बना दिया था, मजबूर बना दिया था। शादी के टाइम भी उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था। अब उस अजनबी कमरे में बैठे उसे अपना जिस्म भी अजनबी लग रहा था। कुछ पलों के बाद अचानक दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। 2 कदमों की तेज चाप एक साथ अंदर आई थी। आभा चौंक कर सीधी हो गई थी। सावन की मौजूदगी महसूस करते ही वह खुद में सिमट गई थी। दरवाजे पर सावन खड़ा था, चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल था। आंखों में बेकाबू गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह कुछ पल तक बस उसे घूरता रहा, जैसे उसकी मौजूदगी वह अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। फिर एकदम उसकी आवाज़ तेज दहाड़ की तरह कमरे में फैली थी, किसके परमिशन से तुम मेरे बेड पर बैठी हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ बैठने की परमिशन दी थी? आभा बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। हाथ कांपे थे, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। सावन एकदम अंदर आया, आंखों में और ज़्यादा गुस्सा उभर गया। जवाब दो, क्या मैंने तुम्हें कहा था इस कमरे में आने के लिए? क्या तुमने मुझसे पूछा था? उसके शब्द कमरे के दीवारों से टकराकर वापस कमरे में ही गूंज रहे थे। आभा धीमी कांपती हुई आवाज़ में बोली, आपकी माँ ने मुझे यहाँ पर लाकर बिठाया था। बिल्कुल चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारी।
आज तुम यहाँ तुम्हारे पिता के वादे के चक्कर में हो। मरते मर गया और तुम्हें मेरे सर पर लाद गया, इसलिए मेरे सामने जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचना होगा। सावन उसकी बात काटते हुए जोर से बोला, अब उतरो जल्दी से मेरे बिस्तर से, मेरा बिस्तर तुम्हारी वजह से गंदा हो जाएगा। आभा डरती हुई जल्दी से खड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ाए, मगर खुद को संभाल लिया था। सावन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, जैसे हर कदम उसके सब्र को और ज़्यादा खतरनाक बना रहे हों। सावन उसे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था, फिर तेज शब्दों में बोला, अगर तुम्हारे दिमाग में झूठ का ख्याल आ रहा है कि मैं तुम्हें पत्नी का अधिकार दूंगा, तो अभी ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। तुम मेरे लिए सिर्फ इस घर की नौकरानी हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी मेरी नज़र में कोई औकात नहीं। मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं समझूंगा। ये भी तुम पर मेरी मेहरबानी होगी। मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दूँ। तुम इस कमरे के लायक नहीं। आभा की आंखें भर आई थी, मगर वह कुछ बोल ना सकी। सावन की आवाज़ और गुस्से में हो गई थी। कान खोल कर सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। मेरे हर काम करने पड़ेंगे, मेरे कपड़े प्रेस करना, मेरे जूते पॉलिश करना, वक्त पर खाना बनाना। सुबह जब मैं उठूँगा तो मेरे साथ कमरे से बाहर निकलोगी। अपनी मर्जी से अकेले गई तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझ आई? मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। इस घर में आई हो तो मुझे भी फ़ायदा पहुंचाओ। आभा डरे हुए शब्दों में बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी इसमें क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे और ज़्यादा कुछ कहती इससे पहले ही वह उसकी बात काटते हुए बोला, मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा मत करना। मेरे सामने तुम्हारी ये ड्रामाबाजी बिल्कुल काम नहीं आने वाली। सावन की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई थी। बहुत शौक था ना तुम्हें अपने पिता के वसीयत से शादी करने का, तो बताता हूँ कि सावन क्या चीज़ है। जिस भी चीज़ में मेरी मर्जी शामिल नहीं हो तो सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता, मौत की वादियों तक पहुँचा देता हूँ। मेरे मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और न अपने पिता को। तुम्हें ऐसे परेशानी दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और अपने पिता के बिजनेस में इतना नुकसान पहुँचाऊँगा कि वो मुझसे माफ़ी मांग लेंगे। आभा का दिल बुरी तरह से कांप उठा था। उसने दोनों हाथ खुद में समेट लिए थे, जैसे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश हो। सावन ने उसे बड़ी बुरी तरह से घूरा था, जाओ ये कपड़े बदलो, ये छन छन की आवाज़ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। समझ नहीं आता तुम्हें? उसने आखिरी शब्द सख्ती के साथ, और बड़ी अजीब सी नफरत शामिल थी। आभा की सांस रुकने लगी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद सफाई देना चाहती हो, मगर सावन उसे घूरते हुए तेज आवाज़ में बोला, जाकर बदलो ये सब। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये कहते ही वह उसके बाजू को सख्ती से थाम गया, उसे ड्रेसिंग रूम के तरफ धकेलने लगा था। आभा के कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। 2 कदम आगे संभली, फिर धीरे से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा बंद होने की हल्की आवाज़ के साथ पूरा कमरा जैसे ठंडा पड़ गया था। बाहर सावन के अंदर का सारा गुस्सा अभी भी दहकते अंगारों की तरह जल रहा था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ देर के बाद बाहर आई। सावन औंधे मुंह गिरा हुआ था, नींद में जा चुका था। आभा चुपके से उसके बगल में जाकर सो गई थी। एक पल के लिए सावन की आंख खुली तो मगर वह नज़रअंदाज किए सोता रहा। अगली सुबह का सूरज पूरा निकल चुका था, सबने जल अर्पण कर लिया था, लेकिन सावन के कमरे में अभी वही सारे अंगारे जल रहे थे। उसके कमरे में सुबह की नरमी हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के किनारों से धूप अंदर झांक रही थी, मगर हवाओं में बिल्कुल चुप्पी थी, जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई हो। आभा की आंख धीरे से खुली। उसका जिस्म थकावट से चूर था। वह दिमाग में रात के शब्द अब तक तीर बनकर चुभ रहे थे। कुछ देर यूं ही छत को घूरती रही, जैसे खुद को समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो। आखिर उसने आंखें बंद किए, गहरी सांस ली और हिम्मत इकट्ठी की और उठ बैठी। सर घुमाकर उसने झुककर कदम नीचे रखा, वॉशरूम की तरफ गई, अपने मुंह पर पानी के ठंडे छींटे डाले। थोड़ी देर के लिए दिल की बेचैनी कम हो गई, जिस्म का बोझ वैसे ही रह गया था। बाहर आई तो सावन अभी भी गहरी नींद में था। उसका चेहरा रात वाले गुस्से से खाली था, जैसे सारा गुस्सा नींद में जाकर उड़ गया हो। मगर आभा के लिए उसकी नींद भी डरावनी लग रही थी। वह चुप से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल सीधा किया और अपनी साड़ी को ठीक किया। उसके जागने का इंतजार करने लगी। पेट में भूख से चूहे कूद रहे थे। उसको बहुत तेज भूख लगी थी। रात से उसके गले में बस पानी गया था, मगर उसने खुद को रोक लिया था। उसने कहा था जब तक वह ना जागे वह नीचे नहीं जाएगी। ये ख्याल उसे और ज़्यादा बेचैन करता जा रहा था।
अब तो 2 घंटे बीत गए थे। कमरे की घड़ी की सुइयां चीख-चीख कर टाइम आगे बढ़ा रही थी। उसकी भूख अब कमजोरी में बदल रही थी। 10 बज चुके थे। अचानक दरवाज़ा बजा। आभा उछलकर उठी, पलटकर दरवाजे की तरफ आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने घर की नौकरानी धनिया हाथ जोड़े खड़ी थी। मैडम जी, आप दोनों को नीचे बुलाया जा रहा है। आभा ने घबराकर पीछे सोए उस सावन की तरफ देखा। तुम्हारे साहब तो सो रहे हैं। उन्होंने मना किया था कि जब तक वे नहीं जागेंगे मैं नीचे नहीं जाऊं। आप बता दें, जब वो उठेंगे तो मैं आ जाऊंगी। नौकरानी ने हैरान भरी नज़रों से उसे देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छा ठीक है मैडम जी, फिर आप उनके साथ ही आ जाना, वरना सच में सावन साहब बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहकर वह चली गई थी। आभा ने दरवाज़ा बंद किया और पलटकर कमरे में आ गई थी। अब वह कभी बैठती, कभी खड़ी होती, कभी टहलने लगती। भूख से उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा था। दोपहर के करीब खिड़कियों से बच्चों के स्कूल से आने की आवाज़ आई तो आभा ने बेकाबू हाथ अपने सीने पर रख लिया। भूख उसे बहुत तेज लग रही थी। कदम लड़खड़ाने लगे थे। वक्त फिसलता जा रहा था। करीब शाम के 4 बज चुके थे। पीछे बिस्तर की चादर थोड़ी सी हिली थी। सावन ने धीमी अंदाज में आंखें खोली। पहले छत देखा, फिर सामने रखी घड़ी पर उसकी नज़र गई। साइड में देखा तो सोफे पर बैठी आभा पर उसकी नज़र जा ठहरी। वह चौंक कर सीधा हुआ। यहाँ क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? उसका बुझा बुझा सा चेहरा न जाने क्यों उसे परेशान कर गया था। आभा जल्दी से खड़ी हो गई थी। अपने साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी और हाथ समेटा था। मुझे बहुत भूख लग रही है। वह अब चाहकर भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाई थी। उसकी आवाज़ फट पड़ी थी। आंखें भर आई थी। मुझे रोना भी आ रहा है। प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। आपने कहा था ना कि आपके बिना नीचे नहीं जाना। सावन ने उसकी हालत देखी तो कुछ पल चुप रहा, फिर माथे पर बल डालकर बोला, अगर इतना बुरा हाल था तो मुझे उठाया क्यों नहीं? मरने का कुछ ज़्यादा ही शौक आ गया है तुम्हें? वह कुछ कहने वाली थी मगर सावन ने सामने पड़ा फ़ोन उठाया और कहने लगा, जल्दी से 2 मिनट में ऊपर नाश्ता भेजो, देर नहीं करना। फ़ोन रखकर आभा की तरफ पलटा। उसकी कांपती आवाज़ निकल रही थी। वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। मेरे सामने ये गरीबों वाली हरकत मत किया करो। न जाने क्यों अचानक ही उसको फिक्र सताने लगी थी। आभा जल्दी सर झुका गई थी। जी मैं बस डर गई थी। रात को आप बहुत गुस्से में थे। सावन बड़ी गुस्से से सांस छोड़ी थी, जैसे उसकी वजह उसे और ज़्यादा बुरा लगा हो। बस अब ये ड्रामा बंद करो। वह कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और बोला, मेरे कपड़े निकाले हैं या नहीं? आभा धीरे से बोली, जी रखे हुए हैं वॉशरूम में। आपकी एक ड्रेस है, कोट पैंट। बिना कुछ कहे कपड़े उठाता अंदर चला गया। दरवाज़ा धीमी आवाज़ से बंद हुआ। आभा वहीं खड़ी रह गई। भूख, कमजोरी और चुप्पी के बीच में लटक रही थी। वो पूरी तरह सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ पल के बाद ही कमरे का दरवाज़ा बज उठा था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने नौकरानी खड़ी थी। हाथ में खाने के ट्रे लिए थी। वह खाना अंदर रखकर चली गई थी, जबकि वो बिना कुछ भी कहे सीधा खाने की मेज की तरफ चली गई थी। चुपचाप खाना खाने लगी थी। वह चाहकर भी इंतजार नहीं कर पाई थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। कुछ घंटे के बाद आंगन की रोशनी पूरी तरह जल पड़ी थी। शाम की मध्यम बल्ब की रोशनियां खिड़कियों के पर्दों से टकराकर अंदर आ रही थी, मगर अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ था। सब लोग एक जगह इकट्ठे बैठे थे। राजपाल सब अपने कुर्सी के साथ बैठे थे। मोहन साहब भी गहरी चुप्पी में डूबे हुए थे। कुछ आस पड़ोस वाले भी थे, जिनके नज़रें बस दरवाजे की तरफ जमी हुई थी। दरवाज़ा खुला। सावन और आभा धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुए थे। आभा की आंखें झुकी हुई थी, हाथ मजबूती से अपने साड़ी के पल्लू को थामे हुए थी। सावन बिल्कुल सीधा गर्दन किए गुस्से वाली अंदाज में बोला, उसे अभी किसी बात की परवाह नहीं है। उन्होंने वहां बैठे सभी को प्रणाम किया। एक तरफ सोफे पर बैठ गए थे। कुछ पल सब लोग चुप रहे। फिर राजपाल साहब अपनी सख्त आवाज़ में बोले, इतनी देर से क्यों जागे हो? तुम इस मासूम लड़की को भी अपने कमरे में फंसा दिया था और अब नाश्ता करके आ रहे हो। इंसानियत तुम्हारे अंदर से कहाँ गई? तुम इंसान हो या जानवर? कोई टाइम टेबल है या नहीं? या इंसानियत ही तुम्हारे अंदर से मर गई है? शाम के 4 बजे तुम नाश्ता कमरे में मंगवा रहे हो, जबकि नौकरानी बता रही थी तुम्हारी पत्नी सुबह के 8 बजे से जागी हुई है और तुमने उस पर हुक्म चलाया था कि तुम्हारे बिना कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। पागल हो तुम? ये शब्द सीधा सावन के दिल दिमाग पर एक घाव की तरह गिरा था। सावन ने बड़े गुस्से से गर्दन मोड़ी। चेहरा बिल्कुल झुलस गया था। आप क्या चाह रहे हैं? इसे छोड़ दूं? मेरे लिए कोई समस्या नहीं, और इसे डिवोर्स देने में मुझे 2 मिनट लगेंगे।
अब बस हुक्म करो, मैं अभी डिवोर्स पेपर मंगवाकर उस पर साइन कर देता हूँ और हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर जहाँ मर्जी इसे बुला लेना। वहाँ सब चौंक गए थे। आभा के हाथ और ज़्यादा अपने पल्लू पर ज़्यादा सख्ती से जम गया था। आभा का दिल और ज़्यादा जोर से धड़कने लगा था। सावन गुस्से में आगे झुकते हुए बोला, मैं जितने बजे चाहूँ उठूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर ये मेरी पत्नी है तो मैं उसे अपने तरीके से चलाऊँगा। ये कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, किस वक्त कमरे से निकलेगी, क्या खाएगी, ये मेरी समस्या है। आप में से कोई भी इस चीज़ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर शब्द में उसके जहर भरा हुआ था और ज़्यादा बोलने लगा। शाम को 8 बजे ये कमरे से बाहर निकलेगी, पूरा दिन भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, मुझे परवाह नहीं। ये मेरा फैसला है और उसमें किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं और ना ही और कुछ बर्दाश्त करूँगा। कमरे की हवा जैसे पल भर को रुक सी गई थी। राजपल ने उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे गुस्से से ज़्यादा दुख था। इतना मत उड़ो कि बाद में तुम्हें खुद ही पछताना पड़े। वह भी इंसान है, कोई जानवर से तुम्हारी शादी नहीं करवाई गई। सावन, होश में तो हो, क्या हो गया है तुम्हें? सावन ने जल्दी उलझे हुए शब्दों में बोला था। पापा और ज़्यादा कुछ कहता इससे पहले कि राखी देवी तेजी से बोली, बस बहुत हो गया। राजपाल जी, आप चुप हो जाइए। और तुम, सावन के तरफ उंगली उठाकर बोली, ये किस तरीके से बात कर रहे हो अपने पिता से? चुप हो जाओ अभी के अभी। अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा बातें बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें इस तरह अपने पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। ये पहली बार था किसी ने उसके गुस्से पर डायरेक्ट रोक लगाई थी। सावन जो एकदम खड़ा हुआ था, सोफे के नीचे कालीन समेत हिल गया था। उसने राखी देवी को ऐसे घूरा था जो पूरी आंगन में सन्नाटा फैल गया था। वह गुस्से से दहाड़ा, जिसे तुम मेरी पत्नी बनाकर लाई हो ना, तो अब ये जिसकी पत्नी है उसे ही संभालने दो। मुझसे ज़्यादा बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबने दिमाग ख़राब कर दिए है। कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि हर चीज़ के लिए मुझे रोका टोका जाए। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बस बहुत हो गया। परेशान हो गया हूँ मैं आप सबसे। उसका आखिरी शब्द जोर से गूंजा था। फिर वह तेज़ कदमों से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। आवाज़ पूरे घर में फैल गई थी। आंगन में एक भारी चुप्पी उतर आई थी। आभा अपनी जगह पर बैठी सबको देखती रह गई थी। आंखों में उलझन, दिल में डर, दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? उसकी नज़रों में सिर्फ आश्चर्य ही झलक रहा था, जैसे दुनिया उसके सामने अजनबी जुबान बोल रही हो। घर में बैठे लोग उसे देख रहे थे मगर कोई भी उसके शब्दों का अकेलापन नहीं समझ पा रहा था। वही रात का बोझ, वही चुप्पी जो हर आवाज़ को तेज करती थी। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था। कुछ देर वहाँ बैठी थी, फिर राखी देवी के परमिशन से अपने कमरे में चली गई थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। करीब 2 बजे के बाद वह कमरे में दाखिल हुआ तो बाहर के आंगन की मध्यम रोशनी उसके पीछे आ रही थी। अंदर हल्की सी ठंड थी। पर्दों के पीछे खिड़की से आई हुई हल्की सी नमी का एहसास हुआ था। वह बिस्तर के किनारे पर सोई हुई थी। चेहरे पर थकन जमी हुई थी। हाथ उसके सीने पर था। वह धीरे से सांस ले रही थी। तभी कमरे के अंदर एक आहट हुई। सावन ने अपना जबड़ा इतनी जोर से भींचा, उसकी कनपटियां तक खिंच गई थी। कदम धीरे रख रहा था, जैसे हर कदम में गुस्सा लिपटा हुआ। आकर वह उसके सामने खड़ा हुआ। एक पल फिर उसने गुस्से से भरी नज़रें उसके सोते हुए जिस्म पर डाली और हाथ में जलता हुआ सिगरेट उसके अंगूठे से चिपका दिया। वह एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। सामने देखा तो सावन था। वह जल्दी से उसके पैर छूने लगी। उसने कहा, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरी पत्नी हो, अपना कर्तव्य तुम्हें भूलना नहीं चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए पति के बिस्तर पर पत्नी को क्या करना होता है। अभी के अभी जल्दी से अपने कर्तव्य करना शुरू कर दो। वह अचानक बिना किसी डर के दहाड़ा था। किसके परमिशन से तुम यहाँ सो रही हो? उठो अभी के अभी। उसकी आवाज़ गूंजी, दीवार से टकराकर वापस आई थी। वह लड़की झटके से जागी। हड़बड़ाहट में उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। फिर जैसे ही दिमाग पूरी तरह जागा, वह हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरी और सीधी खड़ी हो गई थी, पाँव नंगे, हाथ कांपते हुए। वह लाल आंखें किए उसे देख रहा था, जैसे हर सांस उसका हिसाब मांग रही हो। उसे देखते हुए दहाड़ा, जब शाम को पापा मुझ पर चिल्ला रहे थे, मम्मी लेक्चर दे रही थी, दादा मुझ पर चिल्ला रहे थे, तो तुम्हें बड़ा सुकून मिला था। तुमने मेरे कमरे की बातें वहाँ तक क्यों पहुँचाई? और तुम्हें नौकरानी से ये सब बकवास करने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने तुम्हें नीचे जाने से रोका था? वह हड़बड़ाहट से पलकें झुकाने लगी। आवाज़ कांप रही थी। मैं सो नहीं रही थी, सच में नहीं। मैं यहाँ से वहाँ टहल रही थी। नौकरानी आई तो मैंने सिर्फ इतना कहा था,
मैं आपके साथ नीचे आऊँगी और मैं बड़ों के सामने कैसे कुछ कहती। उसने गुस्से से हंसते हुए आगे कदम बढ़ाया। अब वह उसके इतने पास था कि उसकी सांसें उसे भी महसूस हो सकती थी। मेरे सामने इतनी मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। 2 थप्पड़ की जान नहीं है तुम्हारे अंदर। एक कदम डरकर वह पीछे हटी थी, मगर पीछे दीवार आ गई थी। आंखों में नमी उतरी। उसने तुरंत उसके साड़ी को उतारकर दूर फेंका था और कहा कि अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जल्दी से और अभी मेरे बिस्तर पर आ। वह डरती हुई अपने ब्लाउज के हुक को खोलने लगी थी। कांपते हाथों से पूरा ब्लाउज अलग कर गई थी, लेकिन सावन के दिल पर जरा भी रहम या मोहब्बत जैसी कोई चिंगारी नहीं उठी थी। उसके बाद उसने अपने नीचे पहने पेटीकोट को भी अलग किया था और धीरे से चलते हुए सावन के पास आई थी। बेड पर लेट चुकी थी। आंखों में आंसुओं का समंदर था। सावन ने बड़ी बेदर्दी से उसके अंदर पहने कपड़ों को फाड़ दिया था और बड़ी ही बेदर्दी से उसके गर्दन पर, उसके होंठों पर जगह जगह उसके गुस्से का निशान था। फिर आभा का चीख दबाते हुए उसे पूरा बेहाल कर चुका था। पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। उस नौजवान की जज्बात को वो पूरी रात बर्दाश्त करती रही। हर अंग को उसने गुस्से में लाल कर दिया था। आभा अपनी सिसकियां और चीखें दबाती रही। उसके सामने उफ तक नहीं किया। जब उसके गुस्से की आग बुझी, जब तक सुबह के 10 बज चुके थे, आभा को डांटते हुए कहने लगा, ये जितने भी गंदे चादर है इसे उठाओ और जाकर वॉशरूम में अभी के अभी धोकर आओ। आभा ने कांपते हाथों से पहले खुद को संभाला, जो पूरी तरह घायल थी और उससे चलना भी मुश्किल था। सावन एक गुस्से वाली हंसी हंसता हुआ कहने लगा, शादी का तो बहुत शौक था ना, एक रात में चल भी नहीं पा रही हो, आगे सोचो तुम्हारा क्या होगा। आभा ने अपने उमड़ते हुए आंसुओं को अपने गले में ही उतार लिया। बाहर नहीं छलकने दिया था। सारा चादर लेकर बाथरूम में चली गई थी और वहां न जाने कितनी देर उन चादरों को साफ करती, बेआवाज आंसुओं को अपने गले में उतार रही थी। आभा के काफ़ी देर बाथरूम में रहने के बाद सावन को बहुत गुस्सा आया था। वह गुस्से से बाथरूम की तरफ चल पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आभा को देखा तो एक पल को ठिठक गया था। जिस पोजीशन में उसको देखा था, उसे बाथ टब में फिर से लिटा चुका था। उसने फिर भी उफ तक ना किया और उसके साथ बाथ टब में भी उसके जुनून को बर्दाश्त किया था। उसमें कोई शक नहीं था, आभा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती की वजह से वह बार बार उसके करीब आ रहा था, अपने गुस्से और जुनून को ठंडा कर रहा था। लेकिन इस बात को नहीं मान रहा था कि वह उसकी पत्नी है, लेकिन वह ये सब गुस्से में कर रहा था ताकि वह परेशान होकर धीरे धीरे वह अपनी हदें भूलते जा रहा था। आज की रात उसने सारे पर्दे गिरा दिए थे। सुबह भी उसने उसे खूब मसला था। 2 दिन के बाद डाइनिंग रूम में दोपहर की रोशनी पूरी तरह फैली हुई थी। खिड़की के शीशों से आई धूप से पर्दों पर छोटे छोटे धब्बे बन रहे थे। दोनों अंदर दाखिल हुए। आगे सख्त कदमों के साथ सावन था, पीछे आभा दबे कदमों के साथ, जैसे हर कदम उससे परमिशन मांग रही हो। आकर कुर्सी पर बैठा। आभा भी धीरे से उसके बगल में बैठ गई। हाथ आपस में उलझे हुए थे, गर्दन झुकी हुई थी। कुछ पल बाद नौकरानी अंदर आई और खाने की ट्रे मेज पर रखा था। कई तरह के डिश थे। अगले ही पल धमाके की आवाज गूंजी थी। उसने पूरी ट्रे गुस्से से दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर दे मारी थी। बर्तन चारों तरफ बिखर गए थे। अलग अलग सब्जियां और दाल नीचे बिखर गई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आभा का दिल उछलकर गले में ही आ गया था। वह घबराहट से जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके तरफ घूमकर दहाड़ा था, इस घर में तुम्हें क्यों लाया गया है? मेरे काम करने के लिए ना, मेरी सेवा करने के लिए ना, तो फिर नौकरानी खाना क्यों लगा रही है, पूछ सकता हूँ मैं? उसके शब्द हर तरफ गूंज गए थे। आभा पलके झुकाती बोली, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे बोला ही नहीं, वरना मैं बना देती आपके लिए। वह कुर्सी पर हाथ मारता चीख कर बोल रहा था, तो जाओ अभी मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। मैं यहीं बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। अब तुम ही बनाओगी सारा घर का खाना। बहुत कर लिया तुमने आराम। वो घबरा कर एक पल उसे देखती ही रह गई थी, फिर डरते हुए बोली, अच्छा आप क्या खाएंगे ये तो बता दो। उसके चेहरे पर जैसे आग भड़क उठी थी। थप्पड़ खाओगी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाता है। आभा जल्दी से पीछे हटी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई, कांपते कदमों से, आंखें भीगी धुंधलाती हुई दिखाई दे रही थी। किचन के अंदर बिल्कुल चुप्पी थी, सिर्फ चूल्हे पर चाय उबलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हुए पनीर पराठा बनाया, चाय बनाई, बार बार उसकी दहाड़ कानों में गूंजती जा रही थी। माथे पर पसीना, दिल में अजीब सी घबराहट मौजूद थी। आधे घंटे बाद ट्रे उठाकर डाइनिंग रूम में वापस आई थी।
ट्रे भरी हुई थी मगर उसे मजबूती से पकड़े हुए थी। सामने मेज पर रखी और धीरे से बोली, आपका नाश्ता। वह ट्रे को देखकर नाक भौं बनाने लगा। इतना भारी नाश्ता कौन करता है? आभा ने हिम्मत करके धीरे से जवाब दिया, दोपहर के 3 बज रहे हैं, ये तो खाने का टाइम हो रहा है। बस ये खाना था। वह गुस्से में आगे झुका, आंखों में खून उतारता हुआ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उसने उंगली उठाकर धमकी दी। गुस्से में दहाड़ा था, तुम्हारी इतनी जुबान कैंची की तरह चल रही है, इसे तुम्हारे गले में ही समेट दूंगा अगर मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत की तो। आभा का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ कांप उठे थे। वह गुस्से में भिनभिनाता हुआ खड़ा होकर कहने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। आभा के होंठ कपकपाए मगर वह हिम्मत करके धीरे से बोली, क्या मुझे खाना नहीं खाने दोगे? वह एकदम वापस पलटा, निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। बैठो और ठूंस लो, बल्कि तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। उसने कुर्सी जोर से पीछे धकेली। कुर्सी में चरमराहट सी फैल गई और वह तेजी से बाहर निकल गया था। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। आभा कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखती रही, उसकी पीठ पर नज़रों को गाड़े रोती रही। फिर वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। हाथ अभी तक उसके कांप रहे थे। सामने पनीर, पराठा, चाय, सब में से भाप उठ रही थी मगर उसके अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। उसने छोटे छोटे निवाले मुंह में डालने की कोशिश की मगर उसके गले में ही अटक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बेआवाज़ बह रहे थे। फिसलते हुए ठहरे बिना ऐसी चुप्पी में सिर्फ उसकी सिसकियां की हल्की आवाज़ सी महसूस होती थी। बाकी सब कुछ बेजान सा लगने लगा था। उसने उस दोपहर को भी सजा बना दिया था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उनके रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया था। पूरा 1 महीना बीत चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे की मध्यम पीली लाइट सोफे के किनारों पर हल्की सी चमक डाल रही थी। सावन सोफे के एक तरफ टेक लगाए बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन उसके चेहरे पर रोशनी फैला रही थी। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे, जैसे वह किसी अनदेखी गुस्से को शब्दों में बदल रहा हो। वॉशरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। आभा धीरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और कदमों में अजीब सी थकन थी। वह कुछ पल दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही। वह पूरी तरह लैपटॉप में गुम था, जैसे उसका जिस्म कमरे में है ही नहीं। फिर वह धीरे से चलती हुई उसके पास आई। थोड़ी दूरी बनाकर रखा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़का था। आखिर वह उसके कदमों के पास ज़मीन पर बैठ गई, बिल्कुल उसके सामने। उसने हिचकिचाते हुए हाथ उठाकर उसके घुटनों पर रख दिए। सावन चौंक कर स्क्रीन से नज़रें हटाकर उस पर ढाला था। कुछ पल तक वहाँ चुप्पी छाई रही मगर उस चुप्पी में भी तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सावन जी, माँ के घर से फ़ोन आया है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वह भी अस्पताल में एडमिट है। मुझे वहाँ जाना है। मेरी माँ सदमे की हालत में है। मेरी शादी हो गई है और पापा की भी मृत्यु हो गई है। माँ अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। मुझे उनके गम में उनके साथ रहना चाहिए। वो मुझे याद कर रही हैं। मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया था, वह भी बहुत रो रहा था। मुझे मेरी फैमिली बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप मुझे कल ले जाएंगे या फिर किसी के साथ भेज दो। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। उसका शब्द कांपता हुआ निकल रहा था। सावन ने लैपटॉप बंद नहीं किया था, बस नज़रें ऊपर किए हुए उस पर जमा गया था। अपनी माँ से फ़ोन करके कह दो शादी करना बहुत ज़रूरी था तो अब सब कुछ ख़त्म है। उन्हें कह दो कि वह तुम्हें भूल जाए और तुम्हें भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है मेरे साथ। सब कुछ भूल जाओ, कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे सारे रिश्ते सिर्फ मुझसे जुड़े हैं। यही चाहते थे ना तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले। थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया था। कोई मर गया है तो उसका वादा इतनी जल्दी निभाया गया था, तो अब क्यों तकलीफ़ हो रही है? उसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सावन की बातें सुनते वह जल्दी रोने लगी थी। ऐसा अत्याचार मत करो, वह मेरी फैमिली है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, जो आप कहते हैं वह करती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं ऐसा कैसे अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ सकती हूँ? आंसू तेजी से उसके गालों पर फिसलने लगे थे। हाथ जो उसके घुटने पर रखे थे अब कांपने लगे थे। सावन की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हें पता है, उसने मगर काट खाने वाले शब्दों में कहा, ज़बरदस्ती के रिश्ते अगर बांध दिए जाए तो वह इसी तरह गुंजल हो जाते हैं। फिर वह कभी भी नहीं संभलता। वह पल भर को रुकी, सांस बिल्कुल थम सी गई थी। वह झुका, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम वही दर्द महसूस करो जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती बांध दिया गया है।
मैं नहीं चाहता था तुम्हारा साथ। ये शब्द उसके दिल पर तीर की तरह लगा था। वह भीगी आंखों से उसको देखने लगी थी। वह हैरान होकर बोला, लेकिन मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो अब तुम भी वही सब बर्दाश्त करो और जो मैं चाहूँगा वही करोगी। वह धीरे से पीछे हुई, आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर ऐसा नहीं कर सकती हो तो दफा हो जाओ। ये शब्द चाकू के नोक जैसे थे। आभा के होंठ कांपे। उसने आखिरी कोशिश और एक आखिरी उम्मीद की, माँ से मिलकर शाम तक आ जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए चली जाऊं। वह पूरा शब्द भी नहीं बोल पाई थी। सावन ने मुंह फेर लिया था, जैसे उसकी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। उसने लैपटॉप बंद कर दिया था, मगर आभा की तरफ दोबारा नहीं देखा था। बस इतना बोला था, बात खत्म, और सोफे से पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। जैसे उसकी विनती, उसका दर्द, उसके आंखों के आंसू कोई मायने नहीं रखती थी। आभा जमीन पर बैठती चली गई। उसका हाथ अब भी उसके घुटने के पास था, मगर वह खाली सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर का सब कुछ छीन लिया हो। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अगले दिन लाख कोशिश के बावजूद उसको लेकर नहीं गया था। एक हफ्ते के बाद अस्पताल के कॉरिडोर और फिनाइल की तेज बदबू और मशीनों की बीब उसके कानों और नाकों में समा रही थी। मगर सावन को उस वक्त ये शोर या लोगों की मौजूदगी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब घर से फ़ोन आया। हड़बड़ा कर घर की नौकरानी ने कहा, छोटे साहब जी, आपकी पत्नी अचानक बेहोश हो गई है, हम उसे अस्पताल ले आए हैं। ये सुनते ही उसके दिल में जैसे किसी ने जोर का घूंसा मारा हो। वह कुर्सी को धक्का देकर उठा था और बिना कुछ सोचे सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा था। उसका सांस फूला हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो गई। कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसने अपने माँ बाप को बेंच पर बैठे देखा। दोनों के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी दिखाई दे रही थी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। अभी वह कुछ पूछ ही रहा था कि राखी देवी अचानक से उसे पकड़कर रो पड़ी थी, बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आभा को ट्यूमर हो गया है और वो प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर उसकी बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आभा नहीं बच पाएगी। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके 2 हफ्ते अभी ऊपर चढ़े हैं। वो कह रहे हैं इस बच्चे को हम दूसरी औरत के शरीर में शिफ्ट कर देंगे तो ये बच्चा बच सकता है। ये सुना था कि सावन के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। वह आभा के पास जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब सावन को जैसे लग रहा था उसके आंखों के सामने अंधेरा हो गया हो। आभा के साथ उसकी 5 महीने की मिलन थी। उसके आंखों के सामने अब वो एक एक दिन घूमने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अस्पताल के बेंच पर अपनी माँ राखी देवी के सामने बैठकर बड़ी जोर से रोने लगा था और कहने लगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं कभी आभा को समझ नहीं पाया था। वे लड़की बहुत अच्छी थी। मेरे बच्चे को आखिर कौन अपने पेट में रखकर उसे बड़ा करेगा। मैं अपने बच्चे को बड़ा होता देखना चाहता हूँ। मैं उस बच्चे को कभी खोना नहीं चाहता, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। वह अब आभा को भी नहीं खोना चाहता। सब ने उसको रोका, लेकिन वह डॉक्टर के पास भागता हुआ उनसे माफ़ी मांगने लगा था। अपनी पत्नी आभा को बचाने के लिए डॉक्टर से विनती करने लगा था। डॉक्टर ने उसे माफ़ी मांग ली थी। उसने कहा कि बस बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माँ को किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। वह अस्पताल के बेंच पर बैठकर दहाड़े मार रहा था, अपने सर के बालों को नोच रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। आभा की माँ और उसकी फैमिली भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उनके घर में जैसे मातम सा फैल गया था। सबको आभा को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। ये सब कैसे हो गया? पीछे से नर्स ने आवाज़ दी, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। सावन और उसके माँ बाप सभी डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने कहा, सिर्फ सावन को और आभा के माँ को हमारे पास रहने दीजिए और आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं, हमें कुछ बात करनी होगी। तब डॉक्टर ने बताया कि हमें जल्द से जल्द आभा के शरीर से उस छोटे से बच्चे को अलग करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन उसको भी लग सकता है। अभी तो बच्चा बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है। आभा के शरीर में ट्यूमर कई जगह पर है। अभी बच्चेदानी के एरिया में ट्यूमर नहीं आया है, तो हम चाहते हैं ऑपरेशन के जरिए वो बच्चा निकाल लेंगे और आप लोगों को अभी इंतज़ाम करना होगा।
कि उस बच्चे को किस औरत के बच्चेदानी में शिफ्ट करना है। सावन आश्चर्य और लाचारी से आभा की माँ के तरफ देखने लगा था। आभा की माँ ने तुरंत कहा, अगर आप बुरा न मानो तो मेरी एक भतीजी है जिसके माँ बाप नहीं हैं और अभी मैं ही उसका खर्चा उठा रही हूँ। वह कॉलेज में है, आभा से छोटी है। डॉक्टर ने कहा, पहले उस लड़की की अपनी मर्जी होनी चाहिए। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको बस 10 मिनट में बात करके बताती हूँ। सावन के जैसे जान में जान आई थी। वह यही तो चाहता था, कोई आभा के बच्चे को बचा ले। आखिरकार भगवान ने उसकी विनती सुन ली थी। वह तो आभा को भी अब जिंदा देखना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। डॉक्टर से परमिशन लेकर वह आभा के कदमों में बैठकर रोज रोता था, लेकिन उस रोने का क्या फ़ायदा। कोई अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा है, उसे तो अपना ही होश नहीं। अब सावन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। अब अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आधे घंटे के बाद उस लड़की ने उस बच्चे को बचाने के लिए हाँ कर दिया था और वे अस्पताल के लिए निकल आई थी। उसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा आभा के घर वालों की बहुत आभारी थी। उसको बचपन से उन लोगों ने पाला था, तो उनका छोटा सा काम था, तो वह किसी भी हाल में अपना कर्तव्य उसको करना था और इसलिए उसने हाँ कर दी थी। सवाल था कि वह कंवारी थी। अब एक बच्चा होने के बाद उसकी शादी में दिक्कत आती तो आभा की माँ ने ये बात पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या उसकी शादी की जिम्मेदारी आप लोग उठा पाएंगे। सावन ने तुरंत हाँ कही और कहा कि वह लड़की जो भी कहेगी मैं वह कर सकता हूँ। अगर वह लड़की आगे पढ़ना चाहेगी तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। अगर वह शादी करना चाहेगी तो मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी लूँगा। आभा अस्पताल में 3 महीना मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़कर हार चुकी थी। आज सावन पर जैसे बिजली गिरी थी। आज आभा की सारी बातें, सारी लड़ाई झगड़ा उसे याद आ रहे थे। लेकिन क्या फ़ायदा, इंसान जीते जी अपने आप को भगवान समझ लेता है, लेकिन उसे नहीं पता ऊपर बैठा भगवान भी सब कुछ देख रहा होता है। तुम्हें पछताने की मोहलत तक नहीं देता। और वही हाल आज सावन का था। सावन उससे माफ़ी तक नहीं मांग पाया था। अभी तो सावन के ऊपर बिजलियाँ गिराना बाकी थी। श्रद्धा बिल्कुल आभा की कॉपी थी। वह उसकी बुआ की बेटी थी। वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा चंचल और होनहार लड़की थी। उसने आभा के बच्चे को अपने पेट में पाल लिया था और सावन की सारी हरकतों के बारे में उसे पूरी जानकारी थी। शायद उसने इसलिए ये हामी भरी थी कि वह सावन को अच्छी तरह से सबक सिखा सके। एक औरत को पैरों तले कुचलना किसे कहते हैं। अब सावन खून के आंसू रोने वाला था। श्रद्धा ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पालूंगी, मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगी और हॉस्टल में रहूंगी। सावन ये सब तो नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वह उस लड़की को अपने घर में रखकर अपने नज़रों के सामने अपने बच्चे को बड़ा होता देखूंगा। लेकिन उसके सारे अरमानों पर उसने पानी फेर दिया था। आभा की मृत्यु हो गई थी। घर में जैसे मातम सा मच गया था। सबसे ज़्यादा दुख सावन को हुआ था, जो कि उसके गम से बाहर नहीं निकल पा रहा था और अब तो उसके हाथ से वो बच्चा भी निकल चुका था। श्रद्धा आभा के अंतिम संस्कार तक घर में ही थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा सा श्रद्धा को रेस्ट की ज़रूरत है और उसको देख रेख की बहुत ज़रूरत है, लेकिन श्रद्धा ने बिल्कुल मना कर दिया था। उसने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए तो मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर में तो बिल्कुल नहीं रहने वाली और ना ही तुम्हारे नखरे उठाने वाली हूँ। आभा जैसी डरपोक लड़की नहीं हूँ। सावन ने कुछ न कहा, वह सिर्फ उसकी बात मानता रहा। वह हॉस्टल चली गई। उसके पास एक नर्स को भी रखा गया था ताकि श्रद्धा की पूरी देख रेख कर सके। अब जब सावन हर दिन श्रद्धा के फ्लैट पर जाता और उसकी सारी बातें मानता, श्रद्धा उसके घंटों बाहर बिठाकर रखती, फिर जाकर कहीं उसे अंदर आने देती, उससे बातें करती। एक दिन इसी तरह श्रद्धा की कंडीशन कुछ खराब थी। नर्स ने फ़ोन किया। सावन भागता हुआ उसके फ्लैट पर पहुंचा था। उसका 6ठा महीना चल रहा था। जब वहां पहुंचा तो देखा श्रद्धा तो बिल्कुल ठीक है। उसने आते ही भगवान का धन्यवाद कहा। उसने कहा, सावन मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए खाना बनाओ। सावन एक पल उसे देखने लगा, फिर उसने कुछ न कहा। उसने कहा, ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रसोई में कुछ भी नहीं आता। मैंने आज तक रसोई में कदम तक नहीं रखा। सावन जैसे तैसे करके रसोई में गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था रसोई में क्या करते हैं। उसे आभा की वह दिन याद आए जब उसने वह खाना उसके सामने फेंका था। सावन की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे।
मोबाइल से देखकर खाना बनाया, सरदा के लिए लेकर गया था। सरदा ने खाने को देखते ही मुंह बनाया था, ये कैसा खाना है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तुम कैसे इस बच्चे की परवरिश कर पाओगे जिसे खाने का टेस्ट ही नहीं पता कैसा होता है। सावन चुप हुआ था, वह उसके कदमों के पास बैठ गया था। सरदा, मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया है। मेरे तो नौकर चाकर एक आवाज़ मारो तो कितने काम कर जाते हैं, तो सिर्फ इस बच्चे के लिए ये सब कर रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। मेरे सेहत पर भी और बच्चे के सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, तुम अपने बच्चे के लिए कितना सीरियस हो। वैसे तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वह क्वालिटी है। सावन चुपचाप उस खूबसूरत सी लड़की को देखता रहा, कहने लगा, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। तो हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम मेरे बच्चे को अपने कोख में पाल रही हो, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं अपने हर पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। आबा ने मुझे इंसान बनना सिखाया है, मैं इस प्रक्रिया में अभी भी लगा हुआ हूँ। आज तुमने कह दिया कि मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ, शायद भगवान मेरे पश्चाताप को स्वीकार कर रहे हैं। सावन सरदा को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने बच्चे की और उसकी सेहत अच्छी बताई थी। सावन उसे लेकर फ्लैट पर आया था। उसका सरदा के पास रुकने का मन था, लेकिन सरदा ने कहा कि तुम जा सकते हो, मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। सरदा ने कहा कि मेरे साथ और भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। सावन ने तुरंत कहा, क्या तुम्हारे लड़के भी दोस्त हैं? सरदा ने तुरंत कहा, क्यों, लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है? पढ़ाई करते हैं, लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकती है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप मेरे लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं कर रहे? सावन चुप हुआ था। नहीं, बस मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा था। सरदा ने एक गुस्से वाली हंसी अपने चेहरे पर सजाकर कहा, तुमसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता हो, उसे तो अपने स्टेटस से मतलब है। सावन का सर जैसे झुका था, ऐसा लग रहा था वह तुरंत वहाँ से गायब हो जाए। उसने श्रद्धा से माफ़ी मांग ली और कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। श्रद्धा ने कहा, मैं जवान हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आपको हर मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन अपने फ्लैट से चला आया था। अब उसे रह रह कर सारी बातें याद आती थी, जो भी उसने आभा के साथ किया था। आभा तो उसके दिल से कभी नहीं गई थी। आखिर वह दिन भी आ गया था जब सरदा ने उसके प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सावन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले वाला सावन बिल्कुल भी नहीं था। सरदा की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी। आभा की माँ चाहती थी सरदा की शादी हो जाए, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा था। सरदा कैसे उसको छोड़ देती, जबकि उसने अपने कोख से जन्म दिया था। सरदा के अभी शादी का कोई विचार नहीं था, लेकिन सरदा अब सावन के घर में आकर रह रही थी। वह उसकी अपनी मर्जी थी। सावन भी पूरी तरह बदल चुका था। हर कदम पर वह सरदा के साथ खड़ा रहता था। रात को भी अगर बच्चा रोता तो सावन ही उठाता था। सरदा ने सावन को पूरी तरह बदल दिया था। सावन ने एक दिन डरते हुए अपने दिल की बात आभा की माँ से बताई थी। उसने कहा था, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सरदा से शादी करना चाहता हूँ। अगर सरदा की मर्जी शामिल होगी तो ही मैं ये शादी करूँगा। सरदा की माँ भी यही चाहती थी और राखी देवी राजपाल भी यही चाहते थे कि सरदा यहीं पर रहे। अभी सरदा की राय किसी ने नहीं ली। राखी देवी उसके पास यही शादी का पैगाम लेकर गई थी, लेकिन सरदा ने साफ मना कर दिया था, ये बात सावन को खुद ही करनी चाहिए। आप पहले भी उसके खिलाफ शादी कर चुकी हैं। उसका नतीजा क्या निकला था? राखी देवी चुप हो गई। उनकी सरदा की बात बिल्कुल सही लगी थी। सरदा की माँ राखी देवी ने कहा, सावन भी यही चाहता है। सरदा ने साफ शब्दों में कहा, अगर चाहता है तो मेरे सामने आकर वह मुझसे मेरा साथ मांगे, शायद मैं इस चीज़ के लिए सोचूंगी। वैसे सावन को तो 1000 लड़कियां मिल जाएंगी, उसके पास पैसा है, हैंडसम है, जवान है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि सावन अब पूरा बदल चुका है। आभा की मृत्यु ने उसे पूरा बदल कर रख दिया है और सावन हमेशा अपने बेटे के साथ ही नजर आता था। जब भी वह ऑफिस से आता तो घंटों वह उसको खिलाता था। रात को भी हमेशा उसका ख्याल रखता था। सरदा से पहले ही जाग जाता था। सावन का सामने वाला कमरा ही सरदा को दिया गया था ताकि वह अपने बेटे के साथ वहाँ पर रहे। रात को सरदा अपने कमरे को खुला छोड़ देती थी।
सरदा की खातिरदारी में सावन ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सरदा की एक आवाज़ पर सावन उसके पास खड़ा रहता था। आभा का बेटा बिल्कुल सावन पर गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सावन अभी तक आभा के गम से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन जो दुनिया से चला गया, अब चाहे गम करो चाहे हंसी, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। जब जीते जी उस इंसान की कदर ना हो तो मरने के बाद आप चाहे पीछे से कुछ भी करते रहो, उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आभा और सावन का साथ बहुत छोटा था, लेकिन हर एक याद उसके दिल में एकदम ताज़ा था। आभा के साथ उसका दुर्व्यवहार का उसे बहुत अफसोस था, लेकिन उस अफसोस का क्या ही फ़ायदा। सावन का बेटा तरुण अब बड़ा हो रहा था। वह 1 साल का हो चुका था। सदा को ग्रेजुएशन कंप्लीट किए भी 1 साल बीत चुका था। अब वह जॉब करना चाहती थी। सावन उसके हर फैसले पर अपना सर झुका लेता था। श्रद्धा अब जॉब कर रही थी। घर में सभी ने श्रद्धा को सावन से शादी के लिए कह दिया था। सिर्फ एक सावन ही था जो श्रद्धा से नहीं कह पाया था, और श्रद्धा चाहती थी कि जब तक सावन अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं उससे शादी नहीं करूंगी। एक दिन श्रद्धा अपने जॉब पर गई। फैक्ट्री में एक दुर्घटना की वजह से उसे काफ़ी देर हो गई थी। अब रात के 2 बज रहे थे। वे अभी तक घर पर नहीं लौटी थी और इसी वजह से घर पर उसे बताने का मौका न मिला। वह अस्पताल में घायलों के साथ उनकी मरहम पट्टी करवा रही थी। दुर्घटना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सब कुछ संभाल लिया गया था। थोड़ी बहुत चोट आई थी। श्रद्धा उन्हें अस्पताल ले गई थी और वहीं काफ़ी देर हो गया था। राजपाल ने श्रद्धा को फ़ोन किया तो राजपाल से उसने सारी बातें बताई थी। राजपाल ने सावन को फ़ोन किया और कहा, सावन जल्दी से श्रद्धा के पास जाओ, वे अस्पताल में हैं। सावन तो जैसे पागल सा हो गया था। राजपाल ने उसे रोका और सारी बात बताई। श्रद्धा को कुछ नहीं हुआ है, वह मरीजों के साथ अस्पताल में है और रात काफ़ी हो गई है, तो तुम जाकर उसे लेकर आओ। तब सावन के जान में जान आई थी, जबकि सावन ने भी उसे कितनी बार फ़ोन किया था, लेकिन वह अभी तक सावन का फ़ोन नहीं उठाती थी। वह उसे रास्ते पर ले आई थी और शायद अब उसके दिल में भी जगह बना चुकी थी। सावन जल्दी से उसे लेने पहुंचा था और वह रात उनकी मोहब्बत की रात थी और आज सब कुछ बदलने वाला था। आज सावन जैसा अकड़ू आदमी अपने घुटनों पर बैठकर श्रद्धा से अपने प्यार की भीख मांगेगा। रात के अब 2 बज रहे थे और श्रद्धा गाड़ी में उसके बगल में बैठी थी। सावन उसे बहुत विनती कर रहा था, आखिर तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? मैं कितना घबरा गया था। श्रद्धा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी सज़ा दो, सब स्वीकार है। श्रद्धा ने कहा, तुम मेरी चिंता क्यों करने लगे हो? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ना तो मैं तुम्हारे स्टेटस की हूँ और ना ही मैं कोई अमीर लड़की हूँ। तुम्हारे पीछे तो हजारों लड़कियाँ आ सकती हैं। फिर तुम मुझसे उम्मीद लगाकर क्यों बैठे हो कि मैं तुम्हारे फ़ोन कॉल का और तुम्हारे मोहब्बत का इंतज़ार करती रहूँ? सावन के आंखों में उस वक्त आंसू थे। उसने कहा, तुम मेरे बेटे की माँ हो, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। भले ही तुमने मुझसे शादी नहीं की, लेकिन मेरे बच्चे को तुमने अपने पेट में पाला है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मिस्टर सावन, तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे बच्चे को नहीं पाला। मैंने अपनी बहन आभा के गम में इस बच्चे को अपने कोख में पाला है। तो मिस्टर सावन, मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ये फालतू इमोशनल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। सावन ने एक झटके से गाड़ी को रोका और श्रद्धा के पैरों में गिरकर रोने लगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ श्रद्धा, आज मुझे पता चला है और मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। श्रद्धा भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी थी। इंसान अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है, ना कि पैसों से। सावन उसे देखता ही रह गया था। सावन ने कहा, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर आभा दिखाई देती है। अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और शायद तुम मेरी सारी गलतियों को बताती रहोगी। श्रद्धा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारा दूसरा पति बनने के लिए तैयार हूँ। तुम जिससे मोहब्बत करती हो उससे भी शादी कर सकती हो। श्रद्धा ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा। तुम्हें कैसे पता मैं किसी और से प्यार करती हूँ? सावन ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। अगर कोई तुम्हारे दिल में हो तो तुम उससे भी शादी कर सकती हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। मैं तुम्हारा दूसरा पति बनने को भी तैयार हूँ। एक मर्द के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। समाज में हमेशा ही आदमी 2 या 3 शादियाँ कर लेता है और वह अपने दोनों पत्नियों को रखना चाहता है, लेकिन मैं इस इतिहास को बदल दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़का है तो तुम उससे भी शादी कर लो,
लेकिन तुम अपने नाम के साथ मुझे भी जोड़ लो, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दो। सरदा ने सावन की आंखों में असली मोहब्बत देखी थी और वह चुप हो गई थी और कहने लगी, अभी तक तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए हाँ बोल देना चाहिए। सरदा का हाँ सुनते सावन एकदम खुशी से झूम उठा था। सरदा ने प्यार से सावन का हाथ पकड़ लिया था, उसके हाथों को चूम लिया था। कहने लगी, सावन मैं तुम्हें बदलते हुए देखा है, तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। मैं इस अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन बिताना चाहती हूँ। सरदा उस रात घर आई थी, लेकिन एक नए रिश्ते के साथ। सरदा अपने बेटे के साथ सावन के कमरे में पहली बार आई थी। उसके बेड पर बैठते ही कहने लगी, सावन तुम्हारे कमरे में मैं पहली बार आई हूँ, तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है। सावन धीरे से मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मेरा नहीं हमारा, आज से हम तीनों का कमरा है, तुम जब कहोगी शादी भी कर लूँगा। आज सरदा कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रही थी। उसने ढीला सा नाइट सूट पहन रखा था जिसमें वह कमाल की लग रही थी। उसने कहा, सावन मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की, लेकिन इस पेट में मैंने तुम्हारे बच्चे को 9 महीना पाला। शायद तुमसे मेरी दिल से रिश्ता जुड़ चुका है। सरदा तरुण को सुलाते सावन के पास आई थी। सावन की धड़कनें 120 के रफ्तार में दौड़ रही थी। सरदा उसके बेड पर बैठकर अपने बालों में जूड़ा बनाने लगी थी। सावन ने कहा, तुम्हारे बाल खुले बहुत खूबसूरत लगते हैं। सरदा ने अपने बालों को खुला ही रहने दिया। सावन के वे बिल्कुल करीब बैठी थी। सरदा की दोनों हाथ सावन के हाथों से टच हो रहा था। सावन की आंखें कुछ और ही कह रही थी। सरदा भी अब बहक रही थी। उसने अपने नाइट सूट के बटन ऊपर तक लगा रखे थे। सावन ने कहा, क्या तुम्हें उलझन नहीं होती? नाइट सूट में इतने ऊपर तक बटन कौन लगाता है? सरदा ने अपने नाइट सूट के 2 बटन की जगह 3 बटन खोल लिए थे, जिसमें से उसके दोनों ब्यूटी बॉल बाहर को झांकने लगे थे। सरदा ने अपने हाथों से उसे ढकना चाहा, जब तक सावन अपना हाथ उस पर ले जा चुका था। कहने लगा, सरदा इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें भी हवा लगने दो। सरदा मुस्कुराई थी जब तक सावन उसके दोनों ब्यूटी बॉल को बाहर निकाल चुका था। कहने लगा, सरदा इसमें तो दूध भरा हुआ है, मैं तो इसको मुंह से भी नहीं लगा सकता। ये मेरे बेटे का आहार है, चलो मैं इसे हाथ से ही छूकर सुकून ले लेता हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत है। सरदा उसके हाथ सहलाने से आहें भर गई थी और उसके बाजुओं में कब गई उसे पता ही नहीं चला। सिर्फ आहें भर रही थी, जिस पर सावन बिल्कुल पागल हुआ था और उसको सुकून पहुंचाने लगा था। धीरे धीरे गर्दन से, फिर होंठों पर, फिर उसके बैली बटन पर, और फिर उसे बाहों में लेते अपने नीचे कर चुका था। उसको चूमता हुआ उसे भी दीवाना कर चुका था। अब वो बड़ी जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। उस एक झटके से उसकी चीखों को भी तेज किया था। वह बिल्कुल अपने चीखों को दबाते सावन से चिपक चुकी थी। सारी रात तो वह एक दूसरे में खोए रहे। सावन उसे फूलों की तरह महका रहा था। उन दोनों को होश तब आया जब उनका बेटा जाग गया था और भूख से रो रहा था। सरदा ने तुरंत अपने आप को संभाला। सावन ने उसे हिलने तक नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी अभी कंडीशन ठीक नहीं, तुम यहीं पर सो, मैं यहीं पर तरुण को लेकर आता हूँ। सरदा ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया और अपने बेटे तरुण की भूख मिटाई। सावन उन दोनों को चाहत की नज़रों से देख रहा था। तरुण दोबारा सोया तो फिर से सावन उसे फूलों की तरह गोद में लेते उसके होठों को चूम रहा था और उसे कहने लगा, कल ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। सरदा ने अपनी हंसी दबाई और कहने लगी, देखो मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो पहले तुम्हारा बच्चा पैदा किया और उसके बाद सुहागरात मनाई, और अब सुहागरात के बाद शादी होने जा रही है। ये सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। और ये कहते हुए सावन के सीने से जा लगी थी। सावन ने तुरंत राजपाल के पास फ़ोन किया और कहा, पापा कल मेरी और सरदा की शादी का फंक्शन रखो, कल मैं सरदा से शादी कर रहा हूँ। राजपाल भी मुस्कुराए और कहने लगे, फाइनली तुम अपने मुंह से बोलकर सरदा से शादी कर रहे हो, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजपाल और मोहनलाल दोनों मिलकर जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाने लगे, रिश्तेदारों को इनवाइट करने लगे। बड़े ही साधारण तरीके से उन दोनों की शादी हो गई। शादी में आभा के पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था और वह भी बहुत खुश थी। सरदा को भी बहुत बधाइयाँ दे रही थी, लेकिन सावन ने सरदा पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। उसको जॉब करने की भी पूरी आज़ादी थी। राखी और राजपाल अपने पोते के साथ खेलते रहते थे। मोहनपाल भी बहुत खुश रहते थे। सारे मेहमान घर से चले गए और सरदा को सावन के कमरे में भेज दिया गया था। सरदा घूंघट में बैठी सुहाग रात के रस्म को निभाने के लिए तैयार थी। सावन ने कहा, क्या तुम तैयार हो?
तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? सरदा ने कहा, अगर बीच में गैप किया तो फिर दोबारा बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इससे अच्छा है हम दर्द को ही ख़त्म कर लेते हैं। सरदा ने उसके हाथों को पकड़ लिया। सावन ने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े अलग किए और फूलों की महक में आज फिर से वह कमरा सिसकियों और आहों से गूंज उठा था। उन्हें मोहब्बत करते रात काफ़ी देर हो गई थी। सुबह उनकी आंखें बड़ी देर से खुली थी। जब नौकरानी ने उनका दरवाज़ा नॉक किया था तो वह हड़बड़ाकर अपने कपड़े को ढूंढती उठी थी। आज राखी देवी ने तरुण को अपने पास सुलाया था ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। सावन भी जागता हुआ उसके बाजुओं को पकड़ चुका था। बोला कि कोई बात नहीं, आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं। बाहर से तरुण की रोने की आवाज़ आ रही थी तो सावन हड़बड़ाकर सरदा के ऊपर कंबल उड़ाता दरवाज़ा खोलकर तरुण को ले चुका था और उससे प्यार करता तरुण को सरदा के गोद में लिटा चुका था और खुद उसके बैक साइड से चिपक कर सो गया था। तरुण दूध पीते नींद की वादियों में वापस चला गया था। सावन फिर से आंखों में खुमारी भरकर सरदा के छाती से चिपक चुका था और बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। हम तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देखो ना, मेरे बेटे का आहार और मेरी खुराक तुम्हारे पास ही तो है। हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएंगे? सरदा ने मोटी सी आंखें घुमाकर सावन के गालों को काट लिया था। तुम दोनों के बहुत नखरे हैं। बस बहुत हो गया, मुझे नहाने दो। वह बिन कपड़ों के बिस्तर से उठती बाथरूम में घुस गई थी। सावन आह भरकर बिस्तर पर अपने बेटे के साथ ही लेटा रहा। सावन और सरदा के शादी को अब 1 महीने बीत चुके थे। सरदा को खाना हजम नहीं हो रहा था। वह पलटियां कर रही थी। सरदा ने डॉक्टर से चेक कराया तो उसका शक सही निकला था। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। अब तरुण भी 2 साल का हो गया था। सरदा अपने जिस्म से पूरी स्ट्रांग थी। डॉक्टर ने उसकी सेहत और बच्चे की सेहत बिल्कुल नॉर्मल बताई थी। सावन का कहना था, अगर तुम दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो तो इसका अबॉर्शन करवा दो। सरदा गुस्सा हो गई थी। उसने कहा, नहीं, मैं अपने इस बच्चे को भी पाल लूँगी। घर में फिर से एक बार खुशियाँ उमड़ आई थी और सरदा ने 9 महीने के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। सावन की फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी थी। उसके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों थे। अब उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। सरदा उसी तरह अपना जॉब करती रही। उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। घर में बच्चे आया और दादा दादी संभालते थे। सावन और सरदा की मोहब्बत दिन ब दिन और दुगनी होती जा रही थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।